हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं राइबोसोम के बारे में। साइटोस्केलेटन हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे सेंट्रोसोम सेंट्रियोल क्या होता है एंड सीलिया फ्लैजिला क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द राइबोसोम। तो बेटा सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किसने करा? तो जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर करा। इसलिए राइबोसोम का नाम हम पैलाडेज पार्टिकल भी बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? पैलाडेज पार्टिकल्स। पैलेडेज पार्टिकल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इसके अलावा अभी तक आपने जितनी ऑर्गेनल्स पढ़ी हैं, चाहे वो आपने बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा हो, गोल्जी अपरेटस पढ़ा हो, लाइजोम वैक्यूल के बारे में पढ़ा हो, या माइक्रोबॉडीज पढ़ी हो, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थे। उसके बाद आपने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है। लेकिन ये ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इनको आप मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल भी बोल सकते हो। और सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनल्स होती हैं उनमें सबसे छोटी ऑर्गेनल अगर कोई है तो वो है बेटा राइबोसोम, ठीक है। इसके अलावा ये किस चीज़ का बना होता है? तो बेटा ये इनको आप बोलते हो दे आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। दे आर व्हाट? दे आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब इसमें दो कंपोनेंट्स है, एक है राइबो न्यूक्लियो और दूसरा आता है प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो किससे आया है बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है बेटा? RNA। और दूसरा क्या है बेटा? प्रोटीन कंपोनेंट है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक RNA और दूसरा प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है? तो बेटा दो तरीके का होता है। एक को आप बोलते हो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम और दूसरा होता है बेटा 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो ये जानो कि चाहे 70s टाइप हो चाहे 80s टाइप हो, दोनों में एक लार्ज सब यूनिट होगी और एक स्मॉल सब यूनिट होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें 70s में एक 50s सब यूनिट है और एक 50s सब यूनिट है, और दूसरी कौन सी सब यूनिट है बेटा? दूसरी है 30s सब यूनिट। जो 50s वाली सब यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट है और 30s वाली स्मॉल सब यूनिट है। उसी तरीके से 80s में भी दो सब यूनिट्स होती हैं, एक 60s सब यूनिट होती है और दूसरी कौन सी होती है बेटा? दूसरी होती है 40s सब यूनिट। अब जो 60s सब यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट है और 40s वाली सब यूनिट जो है वो स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। अब चाहे लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हो या स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हो, है ना, दोनों ही RNA और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। अब अगर हम 70s राइबोसोम के 50s सब टाइप की बात कर ले, सब यूनिट की बात कर ले, तो वहाँ पे कौन कौन से RNA प्रेजेंट होते हैं? तो बेटा यहाँ पर होता है 5S RNA। और क्या होता है बेटा? 23S RNA प्रेजेंट है। अगर आप 30s सब यूनिट की बात करो तो यहाँ पर होता है बेटा 16S RNA, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल कि 50s सब यूनिट जो है उसमें 34 टाइप्स की प्रोटीन होती है। 34 प्रोटीन नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ? 34 टाइप की प्रोटीन है। उसी तरीके से जो 30s सब यूनिट है उसमें 21 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो लार्ज सब यूनिट है उसका शेप क्या होता है? लार्ज सब यूनिट का शेप होता है बेटा डोम के जैसा, गुंबद के जैसा। और स्मॉल सब यूनिट का शेप क्या होता है बेटा? कैप टोपी जैसा शेप होता है इसका। तो ये तो कुछ फैक्ट्स हो गए, कुछ डेटा हो गए। उसी तरीके से 80s सब यूनिट की दो 80s राइबोसोम की दो सब यूनिट्स हैं, एक 60s और दूसरी होती है 40s। 60s में कौन कौन से RNA प्रेजेंट होते हैं? तो बेटा यहाँ पाया जाएगा 5S RNA। और क्या पाया जाएगा बेटा? 5.8S RNA। और क्या पाया जाएगा बेटा? यहाँ पे और पाया जाता है 28S RNA, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉल सब यूनिट है, जो 40s वाले सब यूनिट है, उसके अंदर पाया जाता है 18S RNA, ठीक है। तो ये तो राइबोसोम्स की बात, RNA की बात हो गई। इसके अलावा प्रोटीन्स भी होंगी। जैसे 60s सब यूनिट में 40 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है और जो 40s सब यूनिट है उसमें 33 टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम शेप की बात कर लें तो बेटा जो लार्ज सब यूनिट है उसका शेप अभी भी कैसा ही रहेगा? डोम शेप्ड, गुंबद के जैसा। और स्मॉल सब यूनिट का शेप कैसा रहेगा? कैप शेप्ड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो बेटा 70S या 80S और उसकी सब यूनिट्स 50S या 30S, यहाँ पे S क्या है? तो बेटा ये जो S है वो उसको आप क्या नाम देते हो? इसको आप बोलते हो इट इज़ स्वेडबर्ग्स यूनिट, या फिर क्या बोलते हो बेटा? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हो। मतलब क्या है कि जब आप इसको एक सेंट्रीफ्यूज में घुमाओगे तो कितनी वेलोसिटी पर जाकर वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। जैस तो अगर बेटा जो 50 सब यूनिट है वो 50 की वेलोसिटी पे बैठ जाती है, नीचे आ जाती है। 30s वाली 30 पे आ जाती है। लेकिन जब दोनों मिलती हैं तो
कितनी की स्पीड पे आती है नीचे, 70 की स्पीड पर नीचे आके सेटल हो जाती है, इसलिए इनको 70s राइबोसोम बोला जाता है। 60s वाली 60 की स्पीड पे जाएगी, 40s वाली 40 की स्पीड पे जाएगी, लेकिन जब 60s और 40s दोनों कंबाइन होगी तो 80 की स्पीड पर जाकर वो सेडिमेंट होती है, इसलिए उसको 80s सब यूनिट बोला जाता है। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली मास पर डिपेंडेंट होता तो 50s और 30s कितना हो जाता, 80s हो जाता, तो 80s पे वो जाकर सेटल होनी चाहिए थी, लेकिन सेटल कितने पे हो रही है बेटा, 70s पे सेटल हो रही है। उसी तरीके से अगर 60s और 40s को प्लस करते तो 100s आना चाहिए था, लेकिन 100 पे तो सेडिमेंट नहीं हो रही, कितने पे सेडिमेंट हो रही है, 80 पे सेडिमेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मास पर तो डिपेंड नहीं कर रही है, तो किस पे डिपेंडेंट होता है बेटा, ये जो एस है, ये एस डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन शेप, एस इज डिपेंडेंट ऑन शेप, इट इज डिपेंडेंट ऑन शेप, शेप पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन शेप, शेप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली तो शेप पर डिपेंड करता है, लेकिन इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है बेटा, इनडायरेक्टली ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है एंड साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर आगे हम बात करें बेटा कि जो राइबोसोम्स है उसकी लार्ज सब यूनिट, ये जो है डोम शेप्ड सब यूनिट जो है वो लार्ज है, और ये जो कैप शेप्ड सब यूनिट है वो कैसी है, स्मॉल सब यूनिट है। अभी जो डोम शेप्ड सब यूनिट है वो कौन सी हो सकती है, अगर आप 70s की बात करो तो 50s सब यूनिट होगी, या फिर अगर आप 80s की बात करो तो क्या हो सकती है, 60s वाली सब यूनिट हो सकती है। उसी तरीके से अगर आप स्मॉल सब यूनिट को देखो तो 70s की बात करो तो बेटा ये 30s सब यूनिट होनी चाहिए, लेकिन अगर आप 80s की बात करो तो क्या होना चाहिए, 40s सब यूनिट होना चाहिए। और जब ये राइबोसोम्स प्रोटीन नहीं बना रहे हैं तो ये अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं तो ये आपस में एसोसिएट होते हैं, ये आपस में आकर मिलते हैं, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एसोसिएशन। यहाँ क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, जुड़ रही हैं। ठीक है, अब जुड़ती कब है, जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है या ऑप्टिमम होती है, उस टाइम पे ये दोनों सब यूनिट्स आपस में आकर जुड़ने लग जाती है। अब जुड़ी क्यों है, ताकि वो ट्रांसलेशन में हेल्प कर सके, प्रोटीन बना सके। एक बार प्रोटीन बन गया तो क्या इन दोनों को साथ में रहने की ज़रूरत है, नहीं। तो यहाँ पे जो लार्ज सब यूनिट है वो और जो स्मॉल सब यूनिट है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाती है। तो इस पार्ट को आप नाम दे रहे हो डिसोसिएशन। यहाँ क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। अब डिसोसिएशन कौन किसकी वजह से होगा, तो अगर एसोसिएशन मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से हुआ था या ऑप्टिमम लेवल तक आने से हुआ था, तो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जब घट के क्रिटिकल लेवल से नीचे चली जाएगी तो उस केस में दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। ठीक है, अभी जो बेटा 60s या लार्ज सब यूनिट है वो 50 या 60 की वेलोसिटी पे सेडिमेंट कर रही थी, जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30 या 40 की स्पीड पे वेलोसिटी पे सेडिमेंट कर रही थी, इसलिए आपने इसका नाम रख दिया था 50s या 60s और स्मॉल का नाम रख दिया था 30s या 40s। लेकिन जब ये जुड़ी तो जुड़कर अगर 50s 30s जुड़ेंगी तो बेटा ये किस वेलोसिटी पे सेडिमेंट कर रही थी, 50s की वेलोसिटी पे, इसलिए इसको 70s बोल दिया गया। लेकिन अगर ये जुड़ने के बाद 80s पे सेडिमेंट करे तो आप इसका नाम क्या रख दोगे, 80s सब यूनिट नाम रख दोगे, है ना, यही होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब ये आपस में जुड़ जाती है तो इसका शेप चेंज हो जाता है, और शेप चेंज होने की वजह से एक स्पेसिफिक वेलोसिटी पे ये सेडिमेंट कर पाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम फंक्शन की बात कर लें राइबोसोम की, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, बचपन से पढ़ते आए हो बेटा, इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या किस में हेल्प करेंगे, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेंगे, तो फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया, एक ही फंक्शन होता है, इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा फंक्शन है नहीं इसका। तो बेटा ये सब चीज़ें जो बताई हैं ये राइबोसोम के बारे में है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन में कौन सा आयन हेल्प करता है, तो बेटा आपके पास आंसर है कि मैग्नीशियम आयन एसोसिएशन और मैग्नीशियम आयन ही डिसोसिएशन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे बेटा, हमारे पास नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है सेल का, दैट इज कॉल्ड दी साइटोस्केलेटन। अब इसमें भी दो पार्ट है, एक है पार्ट जिसको आप बोल रहे हो साइटो, और दूसरा पार्ट है बेटा जिसको आप बोल रहे हो क्या, स्केलेटन। अब यहाँ पे साइटोस्केलेटन में साइटो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइटो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साइटोप्लाज्म को। और जो ये स्केलेटन वाला पार्ट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा फ्रेमवर्क को, इट रिप्रेजेंट्स फ्रेमवर्क। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स फ्रेमवर्क। तो बेटा साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीनेशियस नेटवर्क होता है, उसी को आप क्या नाम दे देते हो, साइटोस्केलेटन नाम दे देते हो। तो यहाँ पे लिखा भी है कि द साइटोप्लाज्म कंटेन्स
एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स। और इसी नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स को आप नाम दे रहे हो क्या? साइटोस्केलेटन। अभी जो साइटोस्केलेटन है ये 3 तरीके का होता है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक को आप बोल रहे हो माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे को आप बोलते हो बेटा माइक्रोफिलामेंट, और तीसरे को आप बोलते हो इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो 3 कंपोनेंट्स हो गए, कौन कौन से? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट्स और माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर की, तो बेटा माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं कैसी होती हैं? तो बेटा ये कैसी हैं? ये होलो प्रोटीन्स होती है, अंदर से खोखली होती है। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो फिलामेंट्स कैसी हैं बेटा? ये सॉलिड होती हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी कैसी हैं बेटा? ये भी सॉलिड होती हैं। ठीक है, अब डायमीटर्स की अगर बात करी जाए तो अगर आप माइक्रो ट्यूब्यूल को देखोगे तो इसके 2 डायमीटर है, एक बाहर वाला एक्सटर्नल डायमीटर है और एक दूसरा अंदर वाला इंटरनल डायमीटर है। जो बाहर वाला डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर है, वो कितना होता है? तो बेटा ये होता है 25 नैनोमीटर जितना। और जो इंटरनल डायमीटर है ये कितना होता है बेटा? तो ये होता है 15 नैनोमीटर जितना। तो डायमीटर की अगर बात करी जाए तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ अराउंड 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। माइक्रोफिलामेंट्स की बात करूँ तो बेटा ये होता है अराउंड 9 नैनोमीटर के आसपास। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कितने होते हैं? 7 नैनोमीटर के आसपास, ये इसकी थिकनेस हो जाती है। ठीक है, अब ये किस चीज़ का बना है? तो अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करो तो ये एक प्रोटीन का बना होता है जिसको आप बोलते हो ट्यूबुलिन प्रोटीन। अभी जो ट्यूबुलिन है वो 2 तरीके की होती है, एक अल्फ़ा ट्यूबुलिन होती है और दूसरी होती है बेटा बीटा ट्यूबुलिन। एक अल्फ़ा ट्यूबुलिन हो गई, दूसरी क्या हो गई? बीटा ट्यूबुलिन हो गई। अब यहाँ पर होगा क्या कि मान लो ये अल्फ़ा ट्यूबुलिन है, ये बीटा ट्यूबुलिन है, उसके आगे एक और अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, यही एक दूसरे के आगे पॉलीमराइज होती हुई चली जाती है। और यहाँ पर ये जो सिंगल स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे ये जो सिंगल थ्रेड बना है अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा से, इस सिंगल थ्रेड को आप नाम दे देते हो क्या? प्रोटोफिलामेंट। क्या नाम दोगे इसको? एक सिंगल यूनिट को क्या नाम दोगे बेटा? इट वुड बी कॉल्ड प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, और ऐसे ही कितनी प्रोटोफिलामेंट्स आके जुड़ेंगी? तो 13 प्रोटोफिलामेंट्स आएंगी। कितनी? 13 प्रोटोफिलामेंट्स आएंगी। और ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स आकर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएंगी और बनाएंगी क्या? माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगी। ठीक है, क्या बनाएंगी? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना है। दूसरा होता है बेटा माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स किस चीज़ का बना होता है? तो बेटा दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। सो व्हाट आर दे मेड ऑफ? सो दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन नाम की प्रोटीन का बना होता है। और तीसरी होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट को, ये बनी होती है कुछ एसिडिक प्रोटीन्स की। दे आर मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स। और उसी एसिडिक प्रोटीन में एक एग्जाम्पल आता है जिसको आप बोलते हो केराटिन। तो ये केराटिन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाने में हेल्प करता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन तीनों में से कौन कॉन्ट्रैक्टाइल है, कौन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है? तो बेटा अगर आप बात कर रहे हो माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसी होती है? दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकती हैं। दूसरा, अगर आप माइक्रोफिलामेंट्स की बात करो तो ये होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की बनी हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकती हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट की बात करो तो ये भी कैसी हैं बेटा? दे आर ऑल्सो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है इनका, तो बेटा अलग अलग कंपोनेंट का फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये किस किस चीज़ में हेल्प करेगी? तो ये मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसकी जगह रखने में हेल्प करेगी, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को उसकी जगह बनाए रखने में हेल्प करेगी। ठीक है, उसके अलावा ये मोटिलिटी में हेल्प करती है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो मोटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, पाई जाती हैं। इसके अलावा ये शेप को मेंटेन कराने में भी हेल्प करती है। जैसे अगर कोई सी सेल में सेल वॉल है तो सेल वॉल को का काम होता है शेप देना, लेकिन अगर किसी सेल में सेल वॉल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एग्जांपल ले लो रेड ब्लड सेल का, किसका एग्जांपल? रेड ब्लड सेल का। तो रेड ब्लड सेल का एक शेप होता है ना, कैसा शेप होता है? बाई कनकेव शेप होता है, डिस्क शेप बाई कनकेव, है ना। तो आप बेटे ने कभी सोचा कि उसको उस शेप में
बना के रख कौन रहा है, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं, तो सेल वॉल तो वो काम कर नहीं सकती, तो कौन बना के रखेगा? तो उसको उस शेप में बनाए रखने का काम होता है किसका? साइटोस्केलेटन का। ठीक है, तो ये साइटोस्केलेटन में आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो, और इसमें ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मान लो कि अगर एक ही माइक्रोट्यूब्यूल है, कितना माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा? अगर आपके पास सिर्फ एक ही माइक्रोट्यूब्यूल है तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सिंगलेट। ठीक है, अगर दो माइक्रोट्यूब्यूल साथ में प्रेजेंट है तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा? बोलोगे डबलेट। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल है साथ में, 1 2 एंड 3, तो इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे बेटा ट्रिपलेट। ठीक है, तो दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट, दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट एंड दिस वन इज माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। जो कि आपको बेटा ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में इसका एप्लीकेशन लगना है। ठीक है, तो दिस वॉज साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन के बाद जो अगला स्ट्रक्चर आपके पास आता है, दैट इज वन इज द सेंट्रोसोम एंड द अदर वन इज द सेंट्रियोल। अब ये होते क्या है, समझो इस चीज़ को। देखो बेटा, यहाँ पर आपको दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और दूसरा ये भी एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इनको ये आप क्या बोल रहे हो बेटा? इन्हीं को आप बोल रहे हो सेंट्रियोल। तो एक सेंट्रियोल ये रहा, एक सेंट्रियोल ये रहा। तो कितने सेंट्रियोल हैं यहाँ पर? 2 सेंट्रियोल हैं। अब ये जो 2 सेंट्रियोल हैं इसके बीच में एंगल कितना है? तो बेटा ये सीधा है और ये हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रेजेंट है, तो एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री पर 2 सेंट्रियोल आपस में लगे हुए हैं, उसके चारों तरफ एक पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल, सेंट्रियोलर मटीरियल। ठीक है, ये जो पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल होता है, दिस इज अमोर्फस इन नेचर। अमोर्फस का मतलब जिसकी कोई शेप नहीं होती पर्टिकुलर, अमोर्फस इन नेचर। ठीक है, और ये जो सेंट्रोसोम है ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, इसके बाहर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब अगर हम इसके बारे में पढ़ लें तो सेंट्रोसोम होता है वो 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स का बना होता है, जिनको आप क्या नाम देते हो? सेंट्रियोल नाम देते हो। ये जो दोनों सेंट्रियोल हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं उनको कौन सराउंड करके रखता है? एक अमोर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल सराउंड करके रखता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है सेंट्रोसोम? तो ये बेटा लोअर प्लांट्स में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? एनिमल्स में पाया जाएगा। लेकिन कहाँ नहीं पाया जाएगा? सो इट इज़ एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। कहाँ नहीं पाया जाता है? तो बेटा हायर प्लांट्स जो होते हैं उसमें एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में सेंट्रोल नाम की कोई चीज़ या सेंट्रोसोम नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम एक सेंट्रियोल उठा लें और उसका क्रॉस सेक्शन लें, तो आप अगर क्रॉस सेक्शन में काटोगे और देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा? तो आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? कि पेरीफेरी जो है, ये जो पेरीफेरल पार्ट है वहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है इसको आप नाम दोगे बेटा माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। सो दिस इज़ अ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। यहाँ पे क्या है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट में बताया था 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से कितने माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हो जाते हैं? तो बेटा दिस इज, अगर आप इसको बोल रहे हो A B C, ये भी क्या होगा? A B C, ये भी क्या होगा बेटा? A B C। ऐसे ही करते करते बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं और हर ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? तो काउंट कर लो। सो दिस इज़ 1, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं पेरीफेरी पे? 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं, और जो कि इवनली स्पेस्ड होते हैं, जिनके बीच में स्पेस एकदम बराबर होता है। अब 2 एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल और ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, दूसरे उससे दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये ट्रिपलेट और ये वाला ट्रिपलेट, ये दोनों जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? एक लिंकर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि इन दोनों के बीच में एक क्या प्रेजेंट है? एक लिंकर प्रेजेंट है जो कि नेक्सिन प्रोटीन की बनी होती है, जिसको AC या CA लिंकर बोल सकते हो आप। ठीक है, और ऐसे ही सारे के सारे ट्रिपलेट्स आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के, एडजेसेंट ट्रिपलेट्स AC या CA लिंकर के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल पार्ट देखो, अगर बीच वाला बिल्कुल पार्ट देखो तो बीच वाले पार्ट में आपको एक प्रोटीन की बनी हुई हब दिखेगा। अब प्रोटीनीशियस रोड, इसको आप क्या बोलोगे? हब बोलोगे। ठीक है, अब ये क्या है? जो पेरीफेरल ट्रिपलेट्स हैं, पेरीफेरी पे प्रेजेंट ट्रिपलेट्स और सेंट्रल जो हब है प्रोटीन का बना हुआ, उसको वो आपस में कनेक्टेड होता है। और किससे कनेक्टेड होता है बेटा? दे आर कनेक्टेड बाय रेडियल
स्पोक्स, दे आर कनेक्टेड बाय रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, पेरीफेरी पे 9 इवनली स्पेस्ड माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं, 2 एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स जो होते हैं लिंकर के थ्रू जुड़े होते हैं, सेंटर में एक प्रोटीन का बना हुआ हब है, और सेंट्रल हब से पेरीफेरल ट्रिपलेट्स जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं बेटा, रेडियल स्पोक्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर कि इट इज़ मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरीफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है। अब एडजेसेंट ट्रिपलेट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है बेटा, अभी बताया लिंकर से लिंक्ड होते हैं, ए बी लिंकर से लिंक्ड होते हैं, सॉरी ए सी ए लिंकर से लिंक्ड होते हैं। सेंट्रल पार्ट जो होता है बीच में जो क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, सेंट्रल पार्ट में क्या है, सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है बेटा, हब कहलाता है, और ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो प्रोटीन का बना हुआ है। इट इज़ अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा जो पेरीफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं, जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट ट्रिपलेट्स हैं, वो सेंट्रल हब से भी कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं बेटा, रेडियल स्पोक्स के। तो रेडियल स्पोक्स भी किस चीज़ की बनी है बेटा, प्रोटीन्स की बनी है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस जैसा अपीयरेंस देता है, तो बेटा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देता है कार्ट व्हील के जैसा अपीयरेंस, मतलब एक जो पहिया होता है उसके जैसा अपीयरेंस देता है, ठीक है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट की बात करी जाए तो बेटा यहाँ पर आपको पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे होंगे, सेंटर पे एक भी नहीं है, तो ये बात कर रहा है पेरीफेरी वाली पोजीशन की, पेरीफेरी पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये बात कर रहा है बेटा सेंटर पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो एक भी नहीं। तो इसलिए अरेंजमेंट क्या हो गया बेटा, 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है, तो बेटा सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी होती है उसको बनाने का काम कौन करता है, यही सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स करते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स और एस्टरेज बनाने का काम कौन करता है, यही सेंट्रोसोम ही करता है, ठीक है। सो दिस वाज सेंट्रोसोम। यहाँ पे क्या याद रखना है कि 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं, और उस दो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड सेंट्रियोल्स के चारों तरफ एक अमोर्फस पेरीसेंट्रोलर मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर आप एक सेंट्रियोल को काटोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पेरीफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं, कितने हैं, 9 हैं। सेंटर पे क्या है, एक हब है जो किसका बना है, प्रोटीन का बना हुआ है। क्या पेरीफेरल ट्रिपलेट्स आपस में जुड़े हैं, यस जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं बेटा, लिंकर से जुड़े हुए हैं। और क्या सेंट्रल हब से बाकी के पेरीफेरल ट्रिपलेट जुड़े हैं, हाँ जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, रेडियल स्पोक से जुड़े हुए हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस जैसा अपीयरेंस देता है, तो कार्ट व्हील के जैसा अपीयरेंस देता है। और यहाँ पे पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसलिए अरेंजमेंट क्या हो गया बेटा, 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो दिस वाज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं किस पे, सीलिया और फ्लैजिला पे। अगर हम सीलिया और फ्लैजिला की बात करें तो मान लो कि आपके पास एक सेल है और ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक एक्सटेंशन निकल रहा है, बाहर की तरफ एक एक्सटेंशन निकल रहा है, और इस एक्सटेंशन के अंदर क्या है, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर आप बोल सकते हो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ दिख रहा है, इसी को आप क्या नाम दे सकते हो, इसी को आप नाम दे सकते हो या तो सीलिया बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, फ्लैजिला बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या लिखा है, जो सीलिया हो या अगर हम बात करें फ्लैजिला की, ये क्या है, हेयर जैसे आउटग्रोथ है, हेयर जैसे आउटग्रोथ ऑफ व्हाट, ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। सीलिया हो या फिर फ्लैजिला हो, दोनों ही कहाँ किससे निकलते हैं बेटा, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसका नाम होता है बेसल बॉडी। मतलब जो बेसल बॉडी है वहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+0 अरेंजमेंट होना चाहिए बेसल बॉडी का, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सीलिया और फ्लैजिला में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो बेटा सीलिया का नंबर यूजुअली कम ज़्यादा होता है, तो नंबर ज़्यादा होता है, फ्लैजिला का नंबर क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा साइज़ की बात करें तो सीलिया जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, और लेकिन फ्लैजिला जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। सीलिया कहाँ पाया जाता है, तो बेटा सीलिया सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोट्स में, लेकिन फ्लैजिला जो है वो आपको प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। तो ये आपको प्रोकैरियोट्स में भी दिखेगा और कहाँ दिखेगा बेटा, यूकैरियोट्स में भी दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हम बात कर ले, देखो जो फ्लैजिला है वो जो फ्लैजिला है
वो प्रोकैरियोट्स में भी दिखता है तो यूकैरियोट्स में भी दिखता है। तो क्या प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला के जैसा ही होता है? नहीं। तो हम ये बोलते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होता है। किस किस एस्पेक्ट में? स्ट्रक्चरली डिफरेंट है कि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, केमिकली डिफरेंट है, मतलब जो केमिकल जिस प्रोटीन का बना है वो भी डिफरेंट है, और फंक्शनली भी डिफरेंट है। फंक्शनली किस तरीके से डिफरेंट है बेटा? फंक्शन तो दोनों का सेम ही होता है कि दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लेकिन किस तरीके से मूव करते हैं वो डिफरेंट होता है। दैट इज वाई हम बोल रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग है। किस किस एस्पेक्ट में? उसके स्ट्रक्चर में, केमिकल नेचर में, और किस में? फंक्शन में। ठीक है। अब अगर हम आगे बात कर लें बेटा सीलिया की और फ्लैजिला की, इस बार हम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला को देख रहे हैं। वो दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला स्ट्रक्चरली, केमिकली, फंक्शनली तीनों एस्पेक्ट्स में सिमिलर होता है। अब बेटा जो सीलिया है या फ्लैजिला है उसके बाहर कवरिंग होती है किस चीज़ की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तभी आपने बोला ना इट इज़ एन आउट ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का आउट ग्रोथ ही तो है। ठीक है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कोर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, या फिर उसको नाम दिया जाता है बेटा एक्सोनीम। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो तो सबसे बाहरी जो लेयर दिख रही है ये क्या है बेटा? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग, और इसके अंदर जितना भी पार्ट होगा, अंदर वाला जितना भी पार्ट है उसको आप क्या नाम दोगे बेटा? इसको आप नाम दोगे एक्सोनीम। अब हमें यहाँ एक्सोनीम का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि एक्सोनीम में अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें सेंट्रियोल से, तो सेंट्रियोल में पेरीफेरी पर क्या प्रेजेंट थे? ट्रिपलेट प्रेजेंट थे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा? डबलेट प्रेजेंट है। डबलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होने चाहिए? सिर्फ 2। तो देखो यहाँ 2 ही दिखा रहे हैं। 8B, ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल, ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी, ए बी एंड ए बी। तो 2 ही हर 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 पेरीफेरी पे प्रेजेंट हर डबलेट में सिर्फ 2 ही माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो कितने पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो गए? 2, 9 टोटल। टोटल कितने हैं बेटा? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब यहाँ सेंट्रियोल और इसमें डिफरेंस क्या है? वहाँ पे भी 9 थे, लेकिन वो क्या थे? ट्रिपलेट्स। यहाँ पे भी 9 है, लेकिन क्या है? यहाँ पर डबलेट्स है माइक्रोट्यूब्यूल के। तो पहला डिफरेंस तो ये पता चल गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि वहां सेंटर में एक प्रोटीन की हब थी, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं था। यहां पे बेटा सिंगलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक ये रहा, एक माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट ये रहा, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट ये रहा, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? तो बेटा ये आपस में जुड़े होते हैं एक ब्रिज के थ्रू, इंटर सिंगलेट ब्रिज के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सिंगलेट है 1 और 2 वाले, ये आपस में जुड़े हुए हैं ब्रिज के थ्रू, और ये पेयर ऑफ सिंगलेट दे आर सराउंडेड बाय अ शीथ कॉल्ड एज प्रोटीन शीथ, या इसको आप बोल सकते हो सेंट्रल शीथ। और ये सेंट्रल शीथ जो होती है वो प्रोटीनेशियस होती है नेचर में। ठीक है। इसकी और यहाँ पे ये जो पेरीफेरी पे ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसको आप क्या नाम दे रहे हो बेटा? इसको आप नाम दे रहे हो डबलेट्स। इसको क्या नाम दे रहे हो बेटा? डबलेट्स नाम दे रहे हो। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि माइक्रो पेरिफेरल डबलेट्स जो हैं वो आपस में जुड़े हैं, ये किसके थ्रू जुड़े हैं? तो बेटा ये किसके थ्रू जुड़े हैं? ये भी लिंकर के थ्रू ही जुड़े होते हैं। यहाँ पे ए भी अभी ये लिंकर कहा जाता है इनको। ठीक है। इसके अलावा बेटा कि जितने भी पेरीफेरी पे प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स हैं वो सेंट्रल शीथ से जुड़े होते हैं। किसके थ्रू जुड़े होते हैं? तो बेटा ये जुड़े होते हैं अगेन किससे? रेडियल स्पोक्स के थ्रू जुड़े हैं। दे आर कनेक्टेड बाय रेडियल स्पोक्स। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा इसके स्ट्रक्चर में कि जो सीलिया हो या फ्लैजिला हो, दो बाहर से कवर्ड होगा किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके अंदर जो इसका कोर होता है उसको आप नाम देते हो एक्सोनीम। एक्सोनीम में आपको क्या देखने को मिलेगा? डबलेट्स। कितने डबलेट्स होंगे टोटल? 9 डबलेट्स प्रेजेंट होंगे। एडजेसेंट डबलेट्स जुड़े होते हैं किससे जुड़े होते हैं बेटा? लिंकर से जुड़े होते हैं। ठीक है। सेंटर में क्या प्रेजेंट है? तो सेंटर में प्रेजेंट है 2 सिंगलेट्स, 1 और 2 सिंगलेट्स। ये सिंगलेट्स आपस में जुड़े हैं किससे जुड़े हैं? एक ब्रिज से जुड़े हैं। इसके अलावा जो और ये सिंगलेट्स का पेयर है वो कवर्ड है किससे कवर्ड है बेटा? सेंट्रल शीथ से कवर्ड है। और सेंट्रल शीथ और डबलेट्स जो है पेरीफेरी पे वो जुड़े हुए हैं किससे जुड़े हुए हैं बेटा? रेडियल स्पोक्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लो क्या लिखा है यहाँ पर कि एक्सोनीम का स्ट्रक्चर जो है उसमें 9 डबलेट्स होते हैं रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ठीक है। कितने डबलेट्स हैं? 9।
उसके अलावा एडजेसेंट डबलेट्स जो हैं वो जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, लिंकर्स से जुड़े होते हैं। इसके अलावा देयर इज़ अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर में अ पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होता है, सिंगलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के सेंटर में। इसके अलावा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के चारों तरफ ये जुड़े होते हैं आपस में, किससे जुड़े होते हैं, एक ब्रिज से जुड़े होते हैं। और सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो एनक्लोज्ड होता है बाय सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ जो है वो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ दी पेरिफेरल डबलेट्स। और किसके थ्रू कनेक्टेड है बेटा, रेडियल स्पोक्स के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अरेंजमेंट की बात करोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि एक्सोनीम में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट क्या होता है। पेरीफेरी पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है। सेंटर में कितने हैं तो बेटा 2 है। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा हो गया, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का कैसा अरेंजमेंट है, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटा, सीलिया और फ्लैजिला का हो गया। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ ये है कि सीलिया हो या फ्लैजिला हो, बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा और अंदर का जो भी कोर होगा उसको आप एक्सोनीम बोलोगे। और एक्सोनीम में 9+2 अरेंजमेंट होता है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ठीक है, तो दिस वॉज सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर यू गाइज। अब बेटा इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग द प्रोसेस। थैंक यू एंड बाय बाय।